नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका सेट नंबर जो 4 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके सामने 30 प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। ये 30 प्रश्न जो है आपके एमटीएस की परीक्षा और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करने की कोशिश किया करिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताया कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफ़ी चर्चित पुस्तक यह है। तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक को जो है बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति रॉय की यह काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है तथा इस पुस्तक को जो है बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। काफ़ी फेमस बुक है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद अरुंधति रॉय की और भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद द माई सेडेटियस हार्ट, ये सभी पुस्तकें भी जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, दूसरी हो गई आज़ादी, तीसरी पुस्तक हो गई माई सेडेटियस हार्ट। ये सभी पुस्तकें भी अरुंधति रॉय के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? एमफैक्स 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो इस द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास में हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं, थल सेना, वायु सेना और हमारी इंडियन नेवी। ये जो तीनों सेनाएं हैं इसमें हिस्सा लेती हैं। तो यह जो 2023 का एमफैक्स 2023 का सैन्य अभ्यास था, इसका जो आयोजन है किया गया आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एकदम लेटेस्ट की अपॉइंटमेंट ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम देवदत्त, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम देवदत्त को हाल ही में डीजीसीए का महानिदेशक बनाया गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजनाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो ध्यानपूर्वक एकदम आप याद कर लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो आप याद रखिएगा यह पंचवर्षीय योजना थी 8वीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका समय कब से कब तक था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1992 से 97 तक। जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह 1992 से 97 तक चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। आप इसको आप पूर्ण स्वराज दिवस भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस दिन को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको हम जानते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना। तो इनको उपाधि दी गई थी लोकनायक की। किसकी? तो लोकनायक की जो है उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है, मतलब अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यानी कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जाकर मिलती है जहां पर रुद्रप्रयाग स्थित है, आपको बताना है। तो रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है आपका? तो आप याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर ही आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। भारत में जितने भी प्रयाग हैं ये उनके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पिंडार एवं अलकनंदा नदी। रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग आपका भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। वहीं प्रयाग आपका गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रयाग हमारे देश के हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो चिबाब यहाँ पे लिख गया, गलत लिखा गया, यहाँ पे चिनाब नदी होगा। तो जम्मू कश्मीर में जो चिनाब रिवर है, चिनाब नदी है, वहीं पर आपको मिलेगा दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। वहीं ब्यास नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो पोंग बांध। आप याद रखिएगा, जो पोंग बांध है, पोंग डैम है, यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ब्यास नदी पर। तथा यह पोंग बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इटली की राजधानी जो रोम है किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इटली की जो राजधानी रोम है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, यह आपको मिलेगी किस नदी के? तो आप याद रखिएगा, जो इटली की राजधानी रोम है यह टाइबर नदी। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लिखा जाए टाइबर। तो टाइबर नदी के जो है तट पर आपको मिलेगी रोम, जो इटली की राजधानी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो हडसन आपकी नदी है इसके तट पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो न्यूयॉर्क सिटी है, जो न्यूयॉर्क शहर है, यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं टिगरिस नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो टिगरिस नदी के तट पर आपको मिलेगा बगदाद शहर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सीन नदी के तट पर आपको मिलेगा पेरिस शहर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? करंट अफेयर्स का यह प्रश्न एकदम है ताजा सा। तो आप याद रखिएगा, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना था? तो केरल का यह जिला है जिसका नाम है वायनाड। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड जिला है, इसने जो है अपने सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वस्तु एवं सेवा कर, यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित
मतलब जीएसटी एवं सेवा कर जो है एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, यानी कि उस टास्क फोर्स के कौन अध्यक्ष थे जो जीएसटी के लिए बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा इनका नाम था विजय केलकर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो जीएसटी है किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब कि यह एक आपका अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी हमारे देश में लागू हुई थी। उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली जी उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे जब जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता को अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, यानी कि भारतीय मूल के वह कौन से राजनेता है जिनको अमेरिका के राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो इनका नाम है अरुणा मिलर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है अरुणा मिलर। इनको जो है अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अरुणा मिलर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया था। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कहाँ पर, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है तिरंगे को फहराया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस वर्ष में फहराया गया था, तो 1907 में। 1907 में जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित किया गया था। और भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीखाजी कामा ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसी जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में ही भारतीय तिरंगा को इन्होंने फहराया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तारों का जो रंग है किस फैक्टर पर, किस कारक पर निर्भर करता है, आपसे पूछा जा रहा है तारों का रंग। तो तारों का जो रंग है उनके टेम्परेचर पर, उनके तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उनके तापमान पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप याद रखिएगा किस विटामिन को सबसे पहले राइबोफ्लेविन हम कहते हैं, तो आप याद रखिएगा विटामिन B2। जो आपका विटामिन B2 होता है इसका जो रासायनिक नाम है उसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तथा विटामिन B2 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस नामक जो बीमारी है यह विटामिन B2 की कमी से होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1, जिसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। वहीं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलता है। वहीं ऑप्शन ए वाला जो पेलाग्रा नामक बीमारी है यह किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B3। आप याद रखिएगा विटामिन B3। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, नियासिन। विटामिन B3 को जो है नियासिन के नाम से हम जानते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है, तो गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रांड, सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो एक ब्रांड फाइनेंस है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, किस नाम से, तो ग्लोबल 500 2023। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वह बन गया है अमेजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमेजन जो है
दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो आप याद रखिएगा, भारत और चीन के मध्य यह पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए क्रेनियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत जो है खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट यानी कि परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? यानी कि भारत के अंदर स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी तथा भारत के अंदर स्थापित यह पहला एटॉमिक प्लांट था, परमाणु संयंत्र था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य हमारे देश में कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं आइए देख लेते हैं। तो तारापुर पहला है जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाता आपका राजस्थान में है, काकरपारा आपका गुजरात में है, जैतपुरा आपका महाराष्ट्र में है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, कैगा आपका कर्नाटक में है और कुडानकुलम आपका तमिलनाडु में है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे परमाणु संयंत्र हैं, एटॉमिक प्लांट हैं, जिनको आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश, उनका एरिया दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाना घास का मैदान आपको अफ्रीका में मिलेगा, बिल्कुल सही है। पुस्ताज घास का मैदान आपको हंगरी मिलेगा, बिल्कुल सही है। लानोज घास का मैदान आपको वेनेजुएला में मिलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डाउन्स घास का मैदान यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स घास का मैदान किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको कुछ आर्द्र भूमि दी गई है और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो ये सभी आपकी आर्द्र भूमियाँ भारत की हैं। तो इनमें से आपको बताना है, इनको आपको सुमेलित करना है, इनको सही सही सुमेलित करना कि कौन सी आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि को हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो वेटलैंड अब इसको हम कहते हैं। तो अब इसको सुमेलित करिए। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दीपोर बिल आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दीपोर बिल आपको असम में मिलेगा, यानी कि ए का आपका 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। रेणुका झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। रुद्र सागर झील आपको मिलेगी त्रिपुरा में, यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा। भोज आर्द्र भूमि आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो सभी आपके आमने सामने ही दिए गए थे, तो इस प्रकार से आपका सभी आमने सामने ही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का किस देश का संविधान जो है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारे देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किस लेंस का? तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। वही निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इनको आपको सुमेलित करना है। मतलब इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो लीपू लेक दर्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे। लीपू लेक दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में आपको मिलेगा लीपू लेक दर्रा। वहीं तूजू दर्रा आपका मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। लीपू लेक दर्रा आपका कहाँ पर है, तो यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यहाँ पे उत्तराखंड में है। यूनाइटेड किंगडम निकल गया आपका यूके से, कभी कभी आप यूनाइटेड किंगडम ही बोल देते हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, यहाँ पे उत्तराखंड आप मानिए। तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा लीपू लेक पास, लीपू लेक दर्रा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ इंपॉर्टेंट कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, बिल्कुल सही है। शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदू महासभा की स्थापना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ये किसकी सहायक उपनदियां हैं, आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ये किसकी सहायक उपनदियां हैं। तो ये किसकी सहायक उपनदियां हैं, तो ये गोदावरी की जो है सहायक उपनदियां हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंद्रावती हो गई, सबरी हो गई, प्राणहिता हो गई, ये सभी आपकी गोदावरी की सहायक उपनदियां हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वे किस भाग में, किस पार्ट में स्थित हैं, किस पार्ट में उनको रखा गया है, वे दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारे भारतीय संविधान के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी भाग हैं, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो राजभाषा को किस में रखा गया है, आपको पता होना चाहिए। जो राजभाषा है इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, तो हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा को हमने भाग 17 में रखा हुआ है। तो पहला वाला यहाँ पे आपका गलत दिया गया, यहाँ पे भाग 18 नहीं होगा बल्कि भाग 17 में जो है राजभाषा को रखा गया है। वहीं भाग 15 में किसको रखा गया, तो निर्वाचन को रखा गया। आप याद रखिएगा, भाग 15 में निर्वाचन बिल्कुल सही दिया गया है। संविधान संशोधन को हमने भाग 20 में रखा हुआ है, बिल्कुल सही दिया गया। भाग 20 में आपको संविधान का संशोधन मिलेगा। वहीं भाग 9B में, जो भाग 9B है, भाग 9ख, इसमें हमने सहकारी समितियों को रखा हुआ है। तो इस प्रकार से नीचे के आपके तीनों सुमेलित है, लेकिन पहला वाला राजभाषा वाला गलत दिया गया था। राजभाषा को हमने भाग 17 में रखा हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी, तो नगरी पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो नगरी पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, तो चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आपको मिलेगी यह पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है नगरी पर्वत श्रृंखला। तो इसको आप याद रखिएगा। तो एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।